नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आपको आवाज़ स्पष्ट आ रही होगी। तो आज का जो सत्र है जो आज का सत्र है वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ठीक है जी। तो कक्षा 12 का ही हिस्सा है, तो पीजीटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है उनकी ही चर्चा करेंगे। तो इसमें आ जाएंगे जो भी जनसंचार के माध्यम है, प्रिंट, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मतलब मुद्रित माध्यम, समाचार लेखन, पत्रकारिता, जो भी उनसे जुड़े प्रश्न हैं वो हम करेंगे। और सतीश जी, क्या हाल है? नमस्कार प्रभु। तो आज का जो ये सत्र है, क्योंकि हम भी पीजीटी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, तो ये पीजीटी का ही है। तो इसमें जो लेखन के माध्यम हैं उन संबंधी हम परिचर्चा करेंगे। मुख्यतः तो 70 प्रश्न हैं, जितने हो पाएंगे करेंगे। और कुछ जो इन माध्यमों की का जो लाभ है या कमियां हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा परिचर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि? उत्तर है तो सामने ही, फिर भी चलो चर्चा कर लेते हैं। तो इसका एक है कि इससे दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है, या तीव्र गति से पहुंचाई जाती है खबरें, या खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। चौथा है, इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन ही होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। तो हम भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके समक्ष है। तो इसका जो चौथा विकल्प है वही है। दूसरा प्रश्न है कि टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विजुअल, नेट, बाइट, या उपर्युक्त सभी? तो उपयुक्त सभी आ ही जाएंगे। तो आप अपना प्रयास करते रहिएगा। क्योंकि ये 3-4 प्रश्न है, नीचे ये थोड़ी सी चर्चा है वो हम करेंगे। रेडियो समाचार की भाषा कैसी हो, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो, जिसमें सामासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। तो अब सीधी सी बात है कि इसका जो बिल्कुल सही है, सटीक, वो यही बैठता है कि जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। अब इन्हें पढ़ने वाले जरूरी नहीं सब बहुत उच्च कोटि के विद्वान हों, तो इसलिए अगर समाचार की सक्रियता बढ़ानी है तो यह करना ही होगा। अब ये कुछ खूबियां हैं, विशेषताएं और खामियां हैं, जिन पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फिर आगे इसके बाद 70 प्रश्न हैं जो चलेंगे। ठीक है जी। तो बहुवैकल्पी, तो उन पर हम बात करेंगे। तो प्रिंट जो माध्यम है, उसकी खूबियां: जो छपाई है उसके कारण शब्दों में स्थायित्व होता है, रुचि एवं इच्छा अनुसार समय मिलने पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, आपने दूसरे का पूछा। नेट, नेट का मतलब हाँ, वैसे हम आमतौर पर नेट, इंटरनेट ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ नेट का मतलब नेटवर्क। ठीक है जी। तो अब कितना, जो वो एक जाल है, जो मतलब जो फैलाव है उस टीवी के माध्यम से, देखिए कुछ चैनल होते हैं जिन पर बहुत वो होता है, क्या कहते हैं, जिनका मूल्य बहुत होता है, पैसा बहुत चार्ज करते हैं। ठीक है जी। और कुछ जो जो चैनल्स होते हैं उनमें बहुत कम वो होता है, रेट वगैरह, है ना? तो वो अब उनका जो नेटवर्क है, ठीक है, वो कितना है? ठीक है, तो वो मायने रखता है। फिर भी एक बार थोड़ा सा और आपको स्पष्ट किए देते हैं, तब तक ये अभी आपको स्पष्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ जो गलत है वो भी आपसे चर्चा हमें करनी नहीं है। अ, अब अगर यहाँ बात करें तो नेट का वही आ जाता है, क्योंकि देखिए टीवी भी लाइव चलता है। अगर हम टेलीविजन की बात करें तो इंटरनेट तो ठीक है, अलग चीज है ही है, वो तो हमारे पास पहुंच है। पर टीवी भी आखिर उसका भी एक नेटवर्क रहा है, जिस कारण हम चाहे इंटरनेट आने से पहले जो लाइव है,
है ना, घटनास्थल का जो भी प्रसारण वो देखते रहें। आजकल जैसे अगर हम बात कर लें ये वीवो आईपीएल या कुछ भी है, लोगों के पास है डिज्नी हॉटस्टार है ना, वो इंटरनेट के माध्यम से है, बट है तरीका वही। तो वहां पर भी जो नेट है वो नेटवर्क ही आ जाता है कि विजुअल तो है ही है, बट नेटवर्क है कि नहीं। क्योंकि हमें याद होगा जब हम छोटे थे तो कहते थे बत्ती चली गई, टीवी मतलब है ना वो कर करके ध्वनि आती थी, सब कुछ उड़ जाता था। तो जब तक वो मतलब नेटवर्क नहीं होगा तो वो चीजें सही नहीं होगी। तो यहाँ पर भी नेट का मतलब वही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक सही उत्तर मिला है आपकी नजरों में। अगर फिर भी आपको कोई शंका है तो आप बोलिएगा जरूर। क्योंकि इसका भी एक विस्तार है, तो पीडीएफ तो इसकी मैंने बनाई नहीं, चर्चा कर देता हूँ। देखिए टीवी जो है, टीवी की जो सूचनाएं हैं, जो चरण हैं, ठीक है, वो कुल 7 चरण हैं इसमें, जिन तक जिसके कारण लोगों तक खबरें पहुंचती है। क्या फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव या एंकर पैकेज। ठीक है जी। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पता ही है, ठीक है। कोई खड़ी जो बड़ी खबर है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ में तत्काल दर्शकों तक आती है। ठीक है, अभी मैं अपडेट पढ़ रहा था गूगल पर, कोई ट्रेन डीरेल हो गई है, सूर्य करके कुछ नाम है। ड्राई एंकर, इसमें खबरें सीधे सीधे बताई जाती हैं, कहाँ क्या कवर कैसे हो। ठीक है जी। फोन इन, इसके बाद खबर का विस्तार होता है। ठीक है, पहले ब्रेकिंग न्यूज़ है, फिर ड्राई एंकरिंग है, फिर फोन इन है। ठीक है, खबर का विस्तार होता है। एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है। ठीक है, फिर एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तो उनके आधार पर खबर लिखी जाती है। ठीक है जी, जो एंकर पढ़ता है। फिर है एंकर बाइट। एंकर बाइट मतलब कथन। ठीक है, ये भी उसमें आया था। तो टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। तो किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य जो भी दिखाने हैं, तो इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों जो भी विटनेस होते हैं उनसे बात की जाती है। उसके बाद है लाइव। लाइव यानी किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसार। तो देखा होगा बाद में लोग वहां जाते हैं, जी यहाँ पर ये घटना हुई थी, तो वो नेट आ गया। ठीक है, वहां पर वो नेट आ गया, वहां मतलब कितनी सक्रियता है उस टीवी के द्वारा पहुंचाए जाने वाले। क्योंकि टीवी तो एक यंत्र जो हमारे घर पर पड़ा, हम भी बचपन में एंटीना सीधा करते थे, आखिर वो भी नेटवर्क ही था, वो फ्री टू एयर था। उसके बाद एंकर पैकेज, तो किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य से जुड़े लोगों की बाइट ग्राफिक के जरिए सब सूचनाएं दी जाती है। तो ये वो 7 चरण हैं जिसके द्वारा जो एक टीवी में खबर लोगों तक आती है। ठीक है जी। तो अब ये जो हमारे समक्ष है सतीश जी, उम्मीद है कि आपको स्पष्टीकरण मिल गया होगा। तो यहाँ पर भी नेट का मतलब वही है, नेटवर्क। अगर लाइव की बात करें, चलिए अब आता है जो हम खूबियों की बात कर रहे थे। हाँ जी, प्रिंट में छपाई के कारण शब्दों का स्थायित्व होता है। ठीक है जी, रुचि एवं इच्छा अनुसार समय मिलने पर हम पढ़ सकते हैं, संदर्भ की तरह प्रयोग कर सकते हैं, एक कंटेक्स्ट या रेफरेंस के तौर पर। पढ़ते समय सोचने समझने के लिए अपनी सुविधा अनुसार आज़ादी है, सामने लिखा हुआ, और इसकी भाषा अनुशासनपूर्ण होती है। अब खामियां क्या है? अब जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए कोई फायदा नहीं। घटना की तत्कालिक जानकारी नहीं मिलती है ना, वो छपेगी, अखबार तभी आएगी, जगह का ध्यान रखना होता है, छपी हुई त्रुटियों का निराकरण नहीं, जो छप गया वो छप गया। लेखक पाठक के शैक्षिक ज्ञान के अंतर्गत ही लिख सकता है ना। तो वही बात आ जाती है कि जो लेखक है पाठक के शैक्षिक ज्ञान के अंतर्गत ही लिख सकता है, जितना उसे पता हो उसके हिसाब से। तो वो लिमिटेड सा हो जाता है। अब रेडियो कहीं भी सुना जा सकता है। अब तो चलो रेडियो रहा नहीं, फिर भी एफएम रेडियोज हैं, शब्दों का माध्यम है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार है इसमें, एक उल्टा पिरामिड भी काफी है इसमें। तो इसकी भी हम चर्चा जरूर करेंगे। साक्षर, निरक्षर, पिरामिड तो आप समझते ही हैं, पिरामिड है ना, जो मिस्र के पिरामिड है। तो बस उल्टा पिरामिड मतलब एक शैली होती है कि नीचे से ऊपर जाते हैं, उल्टा पिरामिड हो गया ऊपर से नीचे। साक्षर निरक्षर सभी के लिए एक ही रूप से उपयोगी है। रेडियो श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है, श्रोता होंगे सुनने वाले तभी फायदा है। अब समाचारों पर विचार करते हुए रुक रुक कर नहीं सुना जा सकता, सीधी सी बात है, वो तो लगातार चलता है। एक रेखीय माध्यम है रेडियो, क्या है, वन वे ट्रैफिक।
समाचार के समय का इंतजार करना पड़ता है और कम आकर्षक है, श्रोताओं को बांध कर रखना प्रसारणकर्ताओं के लिए कठिन होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, कई बार मैं सोचता हूँ क्योंकि उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ध्वनि है। आगे आ गया टीवी, देखने एवं सुनने का माध्यम, क्योंकि इसमें दिखता सुनता दोनों है। सजीव प्रसारण है, ब्रेकिंग न्यूज़ की व्यवस्था है, आकर्षक माध्यम है, कम से कम शब्दों में अधिकतम खबरें पहुंचाने में समर्थ है ना? मतलब लोग बताते हैं कि पहले खबरें विस्तार से होती थी, आजकल वर्ल्ड कप होता है, 1 मिनट में 100 खबरें, 60 खबरें। वो कमियां क्या है? घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, विज्ञापनों की अधिकता है, निष्पक्षता संदिग्ध है। अभी भी काफी जो खबरों के चैनल हैं उन पर लगते रहते हैं कि ये इसके बिके हैं, उसके बिके हैं, तो ये चलता ही है। अत्यधिक बाजारोन्मुख, कमर्शलाइजेशन है, मानक एवं शिष्ट भाषा का अभाव। आज भी हम कई बार सोचते हैं कि अगर खबरें देखनी हो तो DD1 में देखी जाए, क्योंकि वो शायद काफी हद तक निष्पक्ष होती हैं, पर निर्भर करता है कैसे माहौल है, कैसा माहौल है। इंटरनेट, हर समय समाचार एवं सूचनाएं उपलब्ध हैं, पल में घटना होती है, सब फैलता है। इंटरनेट का फायदा भी है और नुकसान तो भरपूर हो रहा है। अत्यंत तीव्र गति वाला माध्यम है। अब ये तीव्र गति ही है कि हमने अभी अभी अपना सत्र लगा लिया और आपसे मतलब प्रेषित कर दिया कि हाँ हम सत्र लगा लें, तो ये इंटरनेट की कृपा है। और इंटरनेट से पहले ईश्वर की कृपा है, ईश्वर चाहेंगे तो नेट चलेगा। तो ज्ञान एवं मनोरंजन का अद्भुत खजाना है, समूचा अखबार इंटरनेट पर ही है, साहित्यिक पत्रकारिता हेतु उचित मंच है। अब काफी लोग हैं जो शायद मुझे नहीं लगता कि अखबार लेते होंगे, क्योंकि इंटरनेट पर खबरें हैं। अब इंटरनेट क्या है, अश्लीलता फैलाने वाला है, ये दुष्प्रचार का साधन है, बल्क में चाहे गलत अफवाहें उड़ाई जाती हैं, महंगा साधन भी है। अब महंगा इन द सेंस कि इंटरनेट के लिए खर्चा तो लगता ही है। अब अगर हम टीवी की बात करें, तो अगर हमें सिर्फ खबरें या जो भी मनोरंजन भी करना है, तो एक बार जो भी पैसे वगैरह दिए जाते हैं चलते हैं, तो मतलब काफ़ी कुछ हमें मिल जाता है टीवी में। अब इंटरनेट में गिना चुना ही आता है, तो ढूंढना भी पड़ता है, तो फ़र्क है। चलो, भ्रामक खबरों की भरमार है, हिंदी के मानक फ़ॉन्ट का अभाव है। ये तो बिल्कुल सही है कि जो हिंदी के मानक फ़ॉन्ट है काफ़ी अभाव, कई बार मैं भी कुछ गूगल अपडेट पढ़ता हूँ, काफ़ी वर्तनियों की अशुद्धियाँ होती हैं, तो ये चीज़ें भी हैं अगर हिंदी की बात करें तो। तो अब यह आ जाते हैं बहुविकल्पीय। अ, तो इन बहुविकल्पियों से पहले, क्योंकि एक शंका हमें भी है कि ये उल्टा पिरामिड क्या होता है। ठीक है जी, तो पढ़ा हमने है नहीं, तो इधर देख लेते हैं, साथ ही आपसे बात कर लेते हैं अगर मिल जाता है, नहीं तो फिर हम प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अभी फिर इसको बाद में देखेंगे, उल्टा पिरामिड पर भी एक छोटा सा जो भी वक्तव्य डाल के भेज देंगे आपको। तो दिखाई दे नहीं रहा, चलिए प्रश्न उत्तर चलाते हैं अब। हाँ जी, टेलीविजन और समाचार पत्रों पर समाचार सुनने और पढ़ने में किस स्तर पर अंतर नजर आता है? टेलीविजन और समाचार पत्रों पर समाचार सुनने और पढ़ने में किस स्तर पर अंतर नजर आता है? उनकी भाषाओं में, उनकी प्रस्तुति में, समाचारों की लेखन शैली में, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ सीधा सा उत्तर उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि भाषा है, प्रस्तुति और समाचार की जो लेखन शैली है वो है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने सतीश जी, कि वही कि मतलब सीधा पिरामिड है कि नीचे से ऊपर जाना, तो उल्टा पिरामिड आपने बिल्कुल सही बताया। धन्यवाद इसके लिए, कि मतलब वही है कि रेडियो में प्रथम बताना पड़ता है, क्योंकि उसमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा, ये सही कहा आपने। फिर भी मैं ढूंढ रहा था कि चलो मिल जाए पुस्तक में तो चर्चा कर लें, मिला नहीं, तो इसलिए मैंने कहा चलो बाद में देखते हैं। फिर भी ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हाँ, सबसे पहले मेन चीज़ बता दी जाती है। जी, तो दूसरा है, रीता चौहान जी ने दूसरे का दिया है, ख, इंटरनेट पर समाचार संबंधी कौन सी सुविधा उपलब्ध है? समाचार पढ़ने की, देखने की, सुनने की, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ तो ये भी उपरोक्त सभी ही आएगा। आगे है, देखिए आपके समक्ष क्या है, टुकड़ों में, एक तरफ 1 2 3, सामने 11 12 13, जो जो प्रश्न दिख रहे हैं हम उनको चलाते जाएंगे। जनसंचार माध्यमों को पसंद करने का आधार क्या होता है?
तो मुझे लगता है अधिकतर तो ये सारे उपरोक्त सभी वाले इन्होंने बनाए, पर चलो क्योंकि इसे बहाने हमें पता भी लगता रहेगा। तो जनसंचार माध्यमों को पसंद करने का आधार क्या होता है? उनकी विशेषताएं, पाठक की रुचि और ज़रूरतें, उनकी उपलब्धता। ये उपरोक्त सभी, ये भी उपरोक्त सभी है। तो सतीश जी बिल्कुल सही। असल में पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही उपरोक्त उपरोक्त सभी है। अब 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा माध्यम मुद्रित माध्यम नहीं है? तो मुद्रित आ जाता है प्रिंट। समाचार पत्र, ताम्र पत्र, पत्रिकाएं या पुस्तकें? करिएगा प्रयास, उत्तर दीजिएगा, फिर हम बता देते हैं जो हमारे सामने है। 12वां है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति क्या है? शब्दों में स्थायित्व, सर्व सुलभता, अत्यंत सस्ता, विश्वसनीयता। 13वां है, मुद्रित माध्यमों में कौन सी बाध्यता नहीं होती? इन्हें खरीदने की, पहले पृष्ठ से पढ़ने की, शिक्षित होने की, या इनमें से कोई नहीं? समाचार पत्र, पुस्तकें आदि की भाषा संबंधी विशेषता किस विकल्प में है? व्याकरण सम्मत भाषा में, सही वर्तनी के प्रयोग में, उपयुक्त शब्दों के प्रयोग में, या उपरोक्त सभी? तो अब जो 11वां है, इसका आ जाएगा मतलब ताम्रपत्र, क्योंकि ताम्रपत्र आज आज के समय में तो इस्तेमाल नहीं होता। तो 12वां, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति क्या है? उसका उत्तर है शब्दों में स्थायित्व, मुद्रित, क्योंकि हमने पढ़ा था। तो जो भी साथी जुड़े हैं, उत्तर आपसे गुजारिश है जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हाँ ये कारण है कि गलत होगा क्या कहेंगे, तो ऐसा मत सोचिए, ये तो चर्चा का है विषय, हमें भी आनंद आता है, पता लगता रहता है कौन साथी है कौन नहीं है। तो बाकी आपकी इच्छा है, ये तो स्वेच्छा है। यहाँ भी इंटरनेट वही है, अभी जो इंटरनेट का माध्यम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है तो ये टू वे ट्रैफिक है। बस ये है कि मेरी ओर से ये दृश्य भी है, और वाचन प्रणाली भी है, और आपकी ओर से लिखित में है, इतना फर्क है। तो 12वें का आपने अ बताया सतीश जी, सही है। 11वें का ख बताया, सही है। आगे है, मुद्रित माध्यमों में कौन सी बाध्यता नहीं होती? 13वां प्रश्न, 13th, इसका है बी, ख, पहले पृष्ठ से पढ़ने की। हाँ, जो प्रिंट माध्यम है, अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ हमें पहला ही पृष्ठ पढ़ना है। अब अगर टीवी की बात करें, जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, रेडियो की बात करें, जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तो क्या करेंगे? तो ये आ जाता है। और जो 14वां है, इसमें उपरोक्त सभी है कि समाचार पत्र, पुस्तकें आदि की भाषा संबंधी विशेषता किस विकल्प में है? तो व्याकरण सम्मत भाषा में, वो भी चाहिए। सही वर्तनी, वो भी चाहिए। उपयुक्त शब्द, वो भी चाहिए। उपरोक्त सभी, ये भी चाहिए। अच्छा, आप जो साथी जुड़े हैं, एक चीज बतानी थी, एक वीडियो सर्कुलेट की थी, वही लिंक इस वीडियो के नीचे भी होगा। जो भी मुझे विभिन्न समूहों से एक उपयुक्त जो सामग्री है तैयारी के लिए मिल रही है, तो वो एक लिंक गूगल ड्राइव का, कि जिसमें ज़्यादा माथापच्ची ना हो, तो वो हर जो भी सेशन हमने लिया है, उसमें डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है। तो काफ़ी सामग्री जो काम की मिली है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, कॉमन, सारी जो सामग्री है उसमें ली है। और हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर वगैरह, मतलब क्लास 10 के लिए, 9 वगैरह, जो भी सामग्री काम आ सकती है, तो उसको क्लासिफाई करके अपनी ओर से एक अच्छे ढंग से उसमें रखा है, ताकि आपके भी काम आ सके। मुझे लगा कि ये काम मुझे पहले करना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी बार ग्रुपों में, समूहों में देखते हैं कि हाँ सैंपल पेपर एरा वगैरह, तो वैसे मैंने भी काफ़ी इधर उधर से ही उठाया है। ये तो चलो कुछ है जो पुस्तकें अच्छी, उनमें से पीडीएफ बनाई है। तो वो आप लिंक जो है, वो शायद इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में होगा। तो क्योंकि अभी तक मैंने उसको अपडेट नहीं किया, तो जो भी होगा, तो आप उस, वैसे जो वीडियो सर्कुलेट की थी सूचना करके, उसमें वो लिंक है, और वैसे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ही। तो इसमें भी जो दिया है, वही आपको लिंक है। हाँ जी, अभी मैंने खोल के देखा है, तो हाँ इसमें भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आपके काम वो आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे याद आया कि बता दूं, तो ताकि काम आ जाए अगर आपको चाहिए हो तो। अच्छा, 14वें का डी दिया था सतीश जी आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, 4 तक हो गया था।
नहीं, चौथे से। टीवी के समाचार की विशेषता क्या होती है? उनकी जीवंतता, सजीवता, खबरें सुनते हुए उन्मुक्त रहना, सूचनाओं का अथाह संसार, हर जगह उपलब्धता। तो यहाँ बात आ गई। उत्तर आप देखिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? इंटरनेट, रेडियो, दूरदर्शन, मुद्रित माध्यम। चौथा और पांचवा ये हो गया। उसके बाद आते हैं 15वें सॉल्व में। कौन सी भाषा अनुशासन की मांग करती है? मौखिक, लिखित, उच्चरित या उच्चारित या कथित। 16वां है, लिखित सामग्री को जब अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना हो तो प्रचलित भाषा में लिखा जाता है ताकि लिखने में सरलता हो, पढ़ना आसान हो, अधिकाधिक लोग समझ सकें या छपाई में सरलता हो। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका सीधा उत्तर पता लग ही जाता है बिना किसी तरह का मनन किए हुए। तो अब आ जाते हैं हम चौथे प्रश्न का। सतीश जी आपने सही दिया। पहला उनकी जीवंतता और सजीवता। और जो पांचवा है उसका मुद्रित माध्यम। ठीक है, आपने दिया रेडियो, क्योंकि प्रश्न था जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? इंटरनेट सबसे नया है, दूरदर्शन उससे पुराना, और उससे पुराना रेडियो, और सबसे पुराना मुद्रित माध्यम आ जाता है। ठीक है जी, तो पांचवें का घ होगा। इसके बाद आते हैं हम 15वां। 15वां अच्छा, रीटा जी ने पांचवें का घ बताया, सही है जी। 15वें का सतीश जी आपने बताया ख, तो सही है। लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। और 16वें का आपने बताया तीसरा, अधिकाधिक लोग समझ सकें, यह भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, 8, 9 और 17, 18 पहले ये करते हैं, और सच छठा भी है, छठा, सातवां, आठवां। मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई? मुद्रण की शुरुआत, अच्छा जो साथी देख रहे हैं आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? जूम करने की आवश्यकता है तो बता दीजिएगा। मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई? नेपाल, चीन, भारत या अमेरिका? छापाखाना या प्रेस का आविष्कार किस देश में हुआ? अमेरिका, भारत, जर्मनी या चीन? छापे खाने का आविष्कारक किसे माना जाता है? गुटेनबर्ग को, फाउंटेन को, जुकरबर्ग को, या इनमें से कोई नहीं? और भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? अब ये चारों प्रश्न ही तथ्य परक हैं, कि मतलब पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो भूल भी जाएगा, अलग बात है। तो भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? सन 1565 मुंबई में, 1556 गोवा में, 1456 कोलकाता में, या 1565 मद्रास में? तो रीटा जी का स्वागत करना मैं भूल गया था। रीटा जी आप शायद प्रथम बार इस सत्र में जुड़े हैं, तो सौभाग्य है हमारा, क्योंकि सतीश जी तो हर बार आते हैं, तो हमारे पक्के साथी बन चुके हैं, प्रेरणा भी है हमारे लिए। तो छठे का हमारे पास आ जाता है चीन। बिल्कुल सही उत्तर दिया सतीश जी ने, कि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। बहुत बढ़िया। छापा खाना या प्रेस का आविष्कार किस देश में हुआ? सतीश जी ने दिया सातवें का चौथा, और रीटा जी ने दिया सातवें का तीसरा। तो जर्मनी ही है इसका मतलब, तीसरा है सातवें का। छापा खाना या प्रेस का आविष्कार जर्मनी में हुआ, मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। और आठवें का सतीश जी ने दिया पहला, और नौवें का दिया दूसरा। तो अ, दोनों सही है आपके उत्तर सतीश जी। छापा खाने का आविष्कारक गुटेनबर्ग जी को माना जाता है, और भारत में पहला छापा खाना सन 1556 गोवा में खुला। अब आते हैं प्रश्न 17, 18, 19 पर।
मुद्रित माध्यमों की सीमा निम्न में से कौन सी नहीं है? मुद्रित माध्यमों की सीमा निम्न में से कौन सी नहीं है? साक्ष्यों के लिए उपयुक्त न होना, पाठकों को शैक्षिक ज्ञान व योग्यता का ध्यान रखना, तुरंत घटी घटनाओं का संचालन कर पाना, या इनमें से कोई नहीं। 18वां, मुद्रित माध्यमों की कमी इनमें से कौन सी है? खबरों की विश्वसनीयता में संदेह, रेडियो टीवी की तरह खबरों का तुरंत प्रसारण, ताज़ी घटनाओं का संचालन ना कर पाना, या इनमें से कोई नहीं। 19वां है, डेडलाइन किसे कहा जाता है? समाचारों को लिखने की लाइन है, समाचार एकत्र करने की समय सीमा, समाचार छपने की समय सीमा, या समाचारों की शुद्धता की सीमा। तो अब हम आते उत्तर पर। 17वें का 17वां का है, साक्षरों के लिए उपयुक्त ना होना, क्योंकि आम जनमानस को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है जो मुद्रित माध्यम होते हैं। तो 17 का है पहला, साक्षरों के लिए उपयुक्त ना होना। अच्छा, मुद्रित माध्यमों की सीमा निम्न में से कौन सी नहीं है? हाँ, तो उसका वो ध्यान नहीं रखते, अब वो भी उन्हें देखना पड़ता है। तो 18वें का, मुद्रित माध्यमों की कमी इनमें से कौन सी है? उसका है, ताज़ी घटनाओं का संचालन ना कर पाना, वो उनके लिए संभव नहीं है। तो सतीश जी 17वें का आपने सही बताया, पहला। 19वां, डेडलाइन किसे कहते हैं? समाचार छपने की समय सीमा। तो डेडलाइन तो काम के लिए भी दी जाती है, तो समाचारों के संदर्भ में समाचार छपने की समय सीमा। 19वें का ग, रीता जी ने बताया, बहुत बढ़िया। प्रश्न 10, मिशनरियों द्वारा छापा खाने का उपयोग किस लिए किया गया? शैक्षिक पुस्तकों को छापने के लिए, शिक्षा प्रचार के लिए, पर्चे छपवाने के लिए, प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों की छपाई के लिए। 20वां है, मुद्रित माध्यमों में शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है, इसका कारण? समाचार पत्रों का मूल्य, लेखन से मिलने वाला पारिश्रमिक, स्थान की सीमितता, समय सीमा की बाध्यता। प्रश्न 10 और 20 की हम बात कर रहे हैं। शांति जोवेल जी, स्वागत है आपका, आप जुड़े। शांति जी, आपने कहा था वो पीडीएफ देना, वो एक पीजीटी को लेकर ही कक्षा हुई थी ना? तो शांति जी, इसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, तो आपको मुझे मैसेज करना था, तो वो वीडियो का अभी मैसेज मिला नहीं था, तो आप जुड़ गए हैं तो आपको बताना उचित लगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो सारी सामग्री पड़ी है, पीजीटी के अंतर्गत आपको पीजीटी वाली दिख जाएगी। तो शांति जी और रवि जी अभी जुड़े हैं, तो स्वागत है आपका। तो 10वां जो है, 10वें का उत्तर है ग, मिशनरियों द्वारा छापा खाने का उपयोग प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया गया। ठीक है जी, तो 10वें का हमारे पास उत्तर आ जाता है ग। और 20वां है, मुद्रित माध्यमों में शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है, उसका कारण? स्थान की सीमितता। शांति जी, कोई बात नहीं, धन्यवाद की हमें भी प्रेरणा मिल रही है, इसी बहाने कुछ हम भी अच्छा कर पा रहे हैं। अच्छा मतलब सामने वालों के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि हमें भी तो तैयारी करनी है, इसी बहाने तो कुछ हम भी अच्छा ढूंढ पा रहे हैं। चलिए, प्रश्न 10 और 20 हो गया, आगे बढ़ते हैं। रीटा जी बिल्कुल सही, ग उत्तर आपने दिया, मतलब 10वें का भी ग और 20वें का भी ग, काफी 10 और 20 में प्यार है। चलिए, अब है प्रश्न 21, 22, 23, इन तीनों को देखते हैं, फिर 30, 31, 32 को देखते हैं। मुद्रित माध्यमों में गलतियों का निवारण कर लेना चाहिए,
क्योंकि मुद्रित माध्यमों में गलतियों का निवारण कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में तुरंत सुधार कर सकते हैं, कुछ समय बाद ही सुधार कर सकते हैं, अगले अंक में ही सुधार कर सकते हैं, या कभी सुधार नहीं कर सकते। अब शांति जी, आपने तारीफ कर दी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शर्म आ जाती जब कोई तारीफ करता है, क्योंकि बस ये है कि मुझे भी तैयारी करनी है, तो मैंने कहा क्यों ना मिल बांट के की जाए। तो धन्यवाद दोबारा से आपका। ये तो क्या कहते हैं ना, नजरों का बड़प्पन होता है, तो आपका नजरिया अच्छा है। हाँ जी, तो मुद्रित माध्यमों में गलतियों का निवारण कर लेना चाहिए, क्योंकि चारों विकल्प बोल दिए हैं। 22वां प्रश्न, सामग्री को गलतियां और अशुद्धियां हटाकर छपने योग्य कौन बनाता है? संवाददाता, पाठक वर्ग, संपादक, या संपादक और उसकी टीम? रेडियो श्रव्य माध्यम, यह किसका खेल है? ध्वनियों का, स्वरों का, शब्दों का, या उपरोक्त सभी? तो 21वें का हमारे पास उत्तर आ जाता है ग। कुछ साथियों ने घ दिया है, और रवि जी ने ग दिया है। तो 21वें का, हाँ, सतीश जी ने भी ग दिया है। हम्म। तो 21वें का जो उत्तर है वो है ग, कि मुद्रित माध्यमों में गलतियों का निवारण कर लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि कभी सुधार नहीं कर सकते, वो बिल्कुल सही है कि हाँ, पर मुद्रित माध्यम है, क्योंकि अगली बार तो छपाई होनी है, तो इसलिए इसका ग उत्तर आ जाता कि अगले अंक में ही सुधार कर सकते हैं। तत्कालिक तो नहीं होगा, पर अगले अंक में। ये आपने कई बार देखा होगा कि अखबारों में अगले अंक में आता है, समाचार में या किसी पत्रिका में भी, कि हाँ, हमारे उस अंक में यह गलती थी, तो इसमें ये है। 22वां, 22वें का घ ही है, संपादक और उसकी टीम, क्योंकि अकेला चना तो भार नहीं फोड़ेगा। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 23वां है, रेडियो श्रव्य माध्यम है, यह किसका खेल है? तो इसका भी उपरोक्त सभी आएंगे, क्योंकि ध्वनि भी है, स्वर भी है, और शब्द भी है। तो 23वें में तीनों ही आ जाएंगे, क्योंकि ध्वनि स्वर आपस में एक है, कह लो, ठीक है ना, और साथ में शब्द, तो इन तीनों का ही खेल है रेडियो। चलिए, अब आते हैं प्रश्न 30, 31 और 32 पर। जहां आपको लगे अगर मैं तेज बढ़ता जा रहा हूं, तो कृपया बताइए, क्योंकि वैसे मैं अपने हिसाब से थोड़ा धीमे चलने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि कक्षा में कई बार बच्चे कहते हैं कि अध्यापक जी आप बहुत तेज आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि यहाँ अकेला मैं ही बोल रहा हूँ, आप तो उत्तर दे रहे हैं। तो अगर आपको लगे गति तेज है, तो कृपया आप रोक दीजिएगा। हाँ जी, 30वां प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स कहाँ होता है? खबर के अंत में, खबर के मध्य में, खबर के आरंभ में, या खबर में कहीं भी? कहीं भी। 31वां प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचारों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, या 5? 32वां प्रश्न, समाचारों के जिस भाग में हिंदी में मुखड़ा होता है, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समाचारों के जिस भाग में हिंदी में मुखड़ा होता है, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंट्रो, लीड, बॉडी, या क और ख दोनों? तो 30वें का हमारे पास आ जाता है ग। वही जैसे कि सतीश जी आपने बताया था कि उल्टा पिरामिड शैली में जो खबर है मुख्य, वो पहले बताई जाती है। तो उल्टा पिरामिड शैली में इसका उत्तर ग है, कि खबर के आरंभ में, रवि झा जी ने भी, अच्छा, 30वें का ग ही बताया है, तो आप दोनों का उत्तर सही है। तो खबर के आरंभ में ही क्लाइमैक्स होता है। 31वें का हमारे पास आ जाएगा ख। रवि जी, सतीश जी दोनों ने सही उत्तर दिया। 3, उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है।
हम्म तो एक है इंट्रो, एक है बॉडी और एक समापन, उल्टा पिरामिड। ये थोड़ा सा अभी मिला सतीश जी, तो मैंने कहा देख ही लेते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। तो इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम की बजाय, काल के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू करते हैं ताकि लोग उसको देखें। और ये कहीं ना कहीं रेडियो के लिए आवश्यक है। तो तीन, उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचारों को तीन भाग हो गए, इंट्रो, बॉडी और समापन। अब आगे आ गया समाचारों के जिस भाग में हिंदी को मुखड़ा कहते हैं, मतलब हिंदी में मुखड़ा होता है, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा क और ख दोनों। तो 32वें का सतीश जी ने भी इंट्रो बोला और रवि जी ने भी इंट्रो। तो इसका क ख मतलब समाचारों की यहाँ बात हो रही है कि जिस भाग में हिंदी में मुखड़ा है, तो अंग्रेजी में वो दोनों ही आ जाते हैं, इंट्रो और लीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जहां पर आपको लगे, क्योंकि अ, भाषा एक ऐसी चीज है, गहराई में जाती ही जाती है। तो कहीं भी आपको शंका हो, चर्चा करने का मन हो, तो कृपया रोक दीजिएगा, हम चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि हमारी भी ज्ञान की कोई असीम सीमाएं नहीं है, तो हमारा भी ज्ञान सीमित है, तो बस प्रयास कर रहे हैं कि उसे बढ़ाया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 24वां प्रश्न, रेडियो के श्रोताओं को कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? पूरा समाचार सुनने की, एक के बाद दूसरा समाचार सुनने की, किसी कठिन शब्द का अर्थ। अच्छा, 24वां प्रश्न दोबारा दोहराते हैं। रेडियो के श्रोताओं को कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? पूरा समाचार सुनने की, एक के बाद दूसरा समाचार सुनने की, किसी कठिन शब्द का अर्थ शब्दकोश में तुरंत खोजने की, या इनमें से कोई नहीं। 25वां प्रश्न, रेडियो पर समाचार सुनते समय व्यक्ति इधर उधर क्यों नहीं जा सकता? कहीं से और कभी भी समाचार सुनने की स्वतंत्रता होने के कारण, बुलेटिन आगे निकल जाने के कारण, रेडियो को अपने साथ ना ले जा सकने के कारण, उपरोक्त सभी। तो उत्तर आ जाता है हमारे पास, जो 24वां है, इसका आ जाएगा किसी कठिन शब्द का अर्थ शब्दकोश में तुरंत खोजने की। क्योंकि वो अपना आगे बढ़ा जाएंगे हिसाब किताब, तो जो भाई साहब हैं वो पीछे ढूंढते रह जाएंगे। रेडियो है, वन वे ट्रैफिक, जैसे कि हमने बात की थी। और शांति जी, आपसे गुजारिश करेंगे कि अ, बढ़िया रहेगा कि अगर आप जो प्रश्न संख्या है वो लिखकर उसके साथ उसका जो विकल्प सही है लिखें, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ आपने कौन से प्रश्न का अपनी ओर से उत्तर दिया है। तो रीटा जी ने बताया 24वीं का ग बिल्कुल सही है। तो 25वें का हमारे पास आ जाएगा बुलेटिन आगे निकल जाने के कारण, मतलब रेडियो को छोड़ा नहीं जा सकता, इधर उधर जाना, बुलेटिन आगे निकल जाने के कारण। अब एक यहाँ वो भी है कि रेडियो को अपने साथ ना ले जा सकने के कारण, रेडियो जो छोटे रहे हैं इंसान लेकर जा सकता है, पर जगह जगह कहाँ जाएगा। कई बड़े रेडियो भी रहे हैं, लोग घरों में तो टिकाऊ रेडियो रहे हैं। चलिए अब प्रश्न आता है 33, 34 और 35। रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को किस स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए? रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को किस स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए? सिंगल स्पेस, डबल स्पेस, ट्रिपल स्पेस, या तो कोई भी नहीं। 34वां प्रश्न, रेडियो पर प्रसारण हेतु लिखी गई समाचार कॉपी की एक पंक्ति में अधिकतम कितने शब्द होने चाहिए?
7-8 शब्द, 8 से 10 शब्द, 12 से 13 शब्द, या 15 से 20 शब्द। समाचार कॉपी के लेखन में किसके प्रयोग से बचना चाहिए? उच्चारण में कठिन शब्दों के प्रयोग से, अंकों के प्रयोग से, संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग से, या उपरोक्त सभी। सतीश जी ने 33वें का ग बताया, सही है, ट्रिपल स्पेस। 34वें का भी ग है कि रेडियो पर प्रसारण हेतु लिखी गई समाचार कॉपी की एक पंक्ति में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। 34वें का ग बताया, बिल्कुल सही। समाचार कॉपी के लेखन में किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो वो है उपरोक्त सभी, कठिन शब्द, अंक, संक्षिप्ताक्षर। तो 35वें का घ हो जाएगा। अब आती है प्रश्न 26, 27 और 28। रेडियो और टेलीविजन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? प्रश्न 26, रेडियो और टेलीविजन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? इनमें से एक रेखीय है, दूसरा नहीं। एक में ध्वनि का महत्व है, दूसरे में नहीं। एक में शब्द और आवाज ही सब कुछ होना, दूसरे में नहीं। यहाँ एक में शब्द बनते हैं, दूसरे में ये मुख्य होते हैं। 27वां प्रश्न, इनमें से किसमें श्रोताओं को बांधे रखना सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन, या उपरोक्त सभी। प्रश्न 28, समाचार लेखन की सबसे मुख्य शैली है उल्टा पिरामिड शैली। इस शैली की विशेषता: सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा प्रभावपूर्ण, सर्वाधिक लोकप्रिय, उपरोक्त सभी। तो 26वें का हमारे पास उत्तर आ जाता है घ। एक में शब्द बनते हैं, दूसरे में ये मुख्य होते हैं। क्योंकि देखिए प्रश्न है मुख्य अंतर क्या है। अब बात तो सही है, एक रेखीय माध्यम है, दूसरा नहीं। पर वही बात, मुख्य अंतर, एक में शब्द बनते हैं, दूसरे में ये मुख्य होते हैं। 27वें में देखा जाए तो रेडियो में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है दर्शकों को बांधे रखना। 28वां हमारे पास आ जाता है, देखने में तो यही लग रहा है कि उपरोक्त सभी होगा, और बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी है। मीना अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। गुजारिश है कि प्रश्न संख्या लिखते हुए उत्तर जरूर लिखिएगा, तो हमें पता लगता रहेगा कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। शांति जी ने 27वें का ख बताया। बंटी स्वरूप जी, स्वागत है आपका। आपने 28वें का घ बताया, बिल्कुल सही। जो 27वां है उसका क था, रेडियो। क्योंकि रेडियो वन वे ट्रेवल है, उसमें वही कि उल्टा पिरामिड समाचार में भी होता है, रेडियो में भी होता है। तो अब क्योंकि रेडियो में तो कोई दिखता भी नहीं है, तो इसलिए जो दर्शक होते हैं, श्रोतागण होते हैं, उन्हें बांधे रखना चुनौतीपूर्ण है। चलिए अब आगे आते हैं प्रश्न 36 और 37 पर। रेडियो के लिए तैयार की जा रही कॉपी में किन संख्याओं को अंकों में लिखना चाहिए? 1 से 9 तक, 11 से 999 तक, 1000 से 50,000 तक, या 50,001 से ऊपर की संख्या। तो 36वां प्रश्न है कि रेडियो के लिए तैयार की जा रही कॉपी में किन संख्याओं को अंकों में लिखना चाहिए? विकल्प हमने दोहरा दिए हैं। मीना जी ने भी 27वें प्रश्न का सही उत्तर दिया है। 37वां प्रश्न है, रेडियो समाचार लेखन में वित्तीय आंकड़ों की राशि 28,37,550 रुपए को किस तरह लिखना चाहिए?
क विकल्प है सीधा संख्या में। ख, उसके नजदीकी पूर्णांक लगभग 28 लाख। ग, क या ख दोनों, या घ इनमें से कोई नहीं। तो जो 36वां प्रश्न है उसका हमारे पास उत्तर है ख, 11 से 999 तक। 36वें प्रश्न का उत्तर है ख, 11 से 999 तक। और जो 37वां है उसका उत्तर है उसके रेडियो की बात हो रही है तो रेडियो समाचार लेखन, तो उसके नजदीकी पूर्णांक लगभग 28 लाख रुपए, मतलब आप कह रहे तो राउंड ऑफ कर ले। तो 36वें का ख बताया सतीश जी ने, सही है। मीना जी उसका 11 से 999 है, चलो वो बता दिया है। तो अच्छी बात है कि प्रयास कर रहे हैं, यही बढ़िया बात है, क्योंकि आता जाता तो हमारा भी उतना हिसाब किताब है, पर चलो चल रहा है बढ़िया। आप लोगों से मिलकर और सीखने को मिल रहा है। बंटी जी ने भी 36वें का ख बताया, सही। शांति जी ने 37वें का ख बताया, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और है, वही जो आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया है। तो अब जैसे ये वाली पीडीएफ अभी उसमें नहीं जोड़ी है, तो जैसे जैसे होता जाएगा, क्योंकि अभी अभी बनाई थी तो मुझे था कि 2 दिन हो गए सत्र चला नहीं पाया, तो आज चलाना है तो इसलिए फटाफट स्टार्ट किया। तो ये भी साथ में जुड़ जाएगा, बस वो लिंक वो ही रहेगा ड्राइव का, तो उसी में चीज़ें जुड़ती जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, समाचार लेखन की सबसे मुख्य शैली है उल्टा। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा 29वां, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा 29वें के लिए। जनसंचार माध्यमों में लगभग कितनी खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं? जनसंचार माध्यमों में लगभग कितनी खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं? 60%, 70%, 90% या 80%? 60%, 70, 90 या 80? अभी अच्छा चलो, 37वें का तो ख सही है। 38वें की अभी चर्चा करते हैं, वहां पहुंचे नहीं। अच्छी बात है सतीश जी, आपने उत्तर दिया है, तो देखते हैं, अभी वो मैंने प्रश्न पढ़ा नहीं है। चलिए अभी 29वां प्रश्न है, तो उसका उत्तर हमारे पास आ जाता है 90% जनसंचार माध्यमों में, मतलब लगभग कितनी खबरें, क्योंकि उल्टा पिरामिड ही सही जाता है, तो 90%। मीना जी बहुत बढ़िया, सटीक उत्तर दिया आपने। अब ये सतीश जी आपने लिखा 29th, वेरी नाइस क्वेश्चन। अब ये किताब बनाने वाले की कृपा है, उनको ही ये बधाई जाती है तहे दिल से। ये भी एक जनसंचार माध्यम है, मुद्रित माध्यम जो हमारे काम आ रहा है। चलिए प्रश्न है 38वां, रेडियो व समाचार में, 38वें का आप उत्तर दे चुके हैं सतीश जी, ख देखते हैं। रेडियो व समाचार में आंकड़ों और संख्याओं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, अधिकाधिक करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या अपनी इच्छा अनुसार करना चाहिए? अगर आपको लगता हो कि सत्र सही जा रहे हैं, कृपया बाकी दोस्तों को भी जोड़िएगा, तो लोग जुड़ेंगे और अच्छा लगेगा। जो तैयारी कर रहे हो, तो 38वें का हमारे पास उत्तर है कब, कम से कम करना चाहिए। रेडियो व समाचार में आंकड़ों और संख्याओं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि रेडियो की अगर बात की जाए, शब्द है, ध्वनि है, तो लोग तथ्य ना तो याद रख पाएंगे, तो वही है कि उनको पूर्णांक के तौर पे, राउंड ऑफ की तौर पे बोला जाए तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है, तो इसलिए कम से कम करना चाहिए। बिल्कुल सही बंटी जी, आपका उत्तर भी, मीना जी का भी।
अब बढ़ते हैं प्रश्न 39 और 40। देखिए कुल 70 प्रश्न है, तो कोशिश है कि इन 70 को पूरा किया जाए। अगर कहीं आपको लगे कि हम गलत हैं, हमें सही जरूर करिएगा। अच्छा जी, 39वां प्रश्न है कि रेडियो समाचार के लिए लिखी गई कॉपी में तिथियों को लिखने का सही तरीका क्या है। विकल्प आपके सामने है। तो जैसे 15/8/47 1947 लिखा है, 15 अगस्त 1947 सीधा भाषा में लिखा है, अगस्त 15 1947 लिखा है, या 15 अगस्त 1947। तो रेडियो समाचार के लिए लिखी गई कॉपी में तिथियों को लिखने का इनमें से कौन सा सही तरीका होगा। प्रश्न है 39। 40वां है, रेडियो समाचारों में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, कल जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो विकल्प क, सुबह शाम समाचार प्रसारित किए जाने के कारण, दोपहर में समाचार प्रसारित किए जाने के कारण, शाम को समाचार प्रसारित किए जाने के कारण, या किसी भी समय समाचार प्रसारित किए जाने के कारण। तो 39वें का जो है हमारा उत्तर वो है ख, मतलब भाषा में। 15 अगस्त 1947 रेडियो समाचार के लिए लिखी गई कॉपी। और 40वें का जो हमारे पास उत्तर है वो है किसी भी समय समाचार प्रसारित किए जाने के कारण। 39वें का बिल्कुल सही शांति जी की, जैसे 15 अगस्त 1947। पर यहाँ वो बात जरूर आ जाती है जो लॉजिकल है कि जो पढ़ने वाला है, अब बात आ जाती है अगर हिंदी भाषी है, अगर हिंदी भाषा की बात की जाए, तो कई जैसे आपको भी पता है कि लोगों को जो डिजिट्स हैं, है ना, अंग्रेजी में ज्यादा बोले जाते हैं। तो अगर हिंदी, सीधी सी बात है, पठन आता है, अगर कोई हिंदी पठन वाला उसको भाषा सही से आती होगी, पर वो भाषा में लिखने का यही फायदा है कि हाँ वो बिल्कुल सही पढ़ेगा, उसको गलत नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए जो बिल्कुल फैक्चुअल लगता है, तथ्य परक लगता है, तर्क परक लगता है, वो ख। इस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद मैं सही बात रख पाया। तो लिखने, हाँ देखने में तो वो जो घ वाला बिल्कुल सही लग रहा है, पर वह वो वही बात आ गई कि 1947 जो है वो, हो सकता है कि अगले को जो पढ़ रहा है जुबान फिसल जाए, एरा वगैरह हो जाए, तो उसमें ऐसे परिस्थिति में वो ख वाला सबसे सटीक बैठता है। मतलब जो मुझे लगता है कि हाँ, जो इसका एक लॉजिक हो सकता है, तर्क हो सकता है। तो 40वें का हो गया घ। तो आगे आता है हमारे पास 48वां प्रश्न। किसी खबर को घटनास्थल से सीधे प्रसारित करना डैश कहलाता है। एंकर विजुअल, फोन इन, एंकर बाइट, या लाइव। अब ये तो सीधा सा सही उत्तर दिख रहा है हमें, शायद सभी इसमें लाइव के साथ ही जाएंगे। एंकर पैकेज किसी भी खबर को पूर्णता प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। संबंधित घटना के दृश्य का, घटना से जुड़े लोगों की बाइट का, ग्राफिक का, या उपरोक्त सभी। प्रश्न 50, किसी खबर को दर्शकों तक तत्काल पहुंचाने में कौन सहायक नहीं होता है। संवाददाता, एंकर, ओ बी वैन, या कैमरा मैन। तो प्रश्न 48 का सही उत्तर दिया अभी हमारे किन्हीं साथी ने, बंटी जी ने, शांति जी ने, मीना जी ने, और हाँ सभी ने। तो 49 जो हमारा प्रश्न है, 49वां, सरल प्रश्न बन पड़ा है क्योंकि उसमें उपरोक्त सभी है। बिल्कुल सही रीटा जी। मीना जी का भी सही उत्तर है। प्रश्न 50, इसका सही उत्तर है ख, एंकर। क्योंकि एंकर दर्शकों तक तत्काल पहुंचाने में जो खबर है नहीं सहायक हो सकता।
क्योंकि जब तक संवाददाता नहीं होगा तो कोई भी लाभ नहीं होगा। कैमरामैन सही है कि हमें देखने में लगता है, पर वही बात है कि संवाददाता भी होता है, संवाददाता ही उस स्थान पर होता है जहाँ घटना घटित होती है। तो इसलिए कैमरामैन तो सही बात है कि वो पहुंचा नहीं सकता, पर कैमरामैन भी तो कैमरा पकड़ा होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एंकर, क्योंकि एंकर के पास खबर पहुंचेगी तो वो तभी बुलाएगा, है तो जरिया वही है। पर जब तक संवाददाता नहीं होगा तो वो नहीं है, तो इसलिए किसी खबर को दर्शकों तक तत्काल पहुंचाने में कौन सहायक नहीं होता? एंकर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ जो ओवी वैन दिया है, ये मुझे वही लग रही है जिसमें एंटीना लगाकर जितने भी हमारे मीडिया पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो घूमते हैं। तो अगर आप में से कोई ओवी वैन का पूरा नाम जानते हो तो लिखिएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा सभी का। हाँ जी, प्रश्न 41। टेलीविजन पर प्रसारित समाचार या आलेख लिखते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? शांति जी, एंकर तो हो गया, मतलब जो वहां पर खड़े होस्ट कर रहे हैं या मेजबानी कर रहे हैं स्टेज पर। जैसे ही मतलब खबर स्टार्ट होती है ना, नमस्कार, स्वागत है आपका आज के समाचार में। और संवाददाता, कॉरेस्पॉन्डेंट अंग्रेजी में जिन्हें बोला जाता है, कि हमारे संवाददाता क ख ग जुड़ चुके हैं इस समय बड़ोदरा से, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, तो वो संवाददाता हो जाता है। पिंकी शर्मा जी, स्वागत है आपका। तो आपने 51 का उत्तर दे दिया है, पर अच्छी बात है। पर अभी क्योंकि हम 51 पर पहुंचे नहीं हैं, तो क्योंकि वो दोनों तरफ से खुला है, तो अभी हम 41, 42 और 43 पर चर्चा कर रहे हैं। तो 51 पर पहुंचकर ही आपका उत्तर भी देखा जाएगा। रिपोर्टर, हाँ शांति जी, संवाददाता को हम रिपोर्टर रिपोर्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वहां से रिपोर्ट कर रहा है, इतना जरूर है। तो 41वां प्रश्न है, टेलीविजन पर प्रसारित समाचार या आलेख लिखते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग, शब्दों का कम से कम प्रयोग, शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुरूप हो, शब्दों में जटिलता एवं गूढ़ता हो। 42वां, टेलीविजन पर खबर कितने हिस्सों में बंटी होती है? 2, 3, 4 या 6? प्रश्न 43। शांति जी, धन्यवाद आपके थैंक यू के लिए। कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाने वाली खबर को डैश कहते हैं? ड्राई एंकर, फोन इन, ब्रेकिंग न्यूज, एंकर बाइट। तो 41वें का ग बताया मीना जी ने, शांति जी ने। बिल्कुल सही है, शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुरूप हो। 42वें का बताया बंटी जी ने, ख। मीना जी ने भी बताया ख। पर हमारे पास यहाँ उत्तर है क, 2। तो देख लेते हैं एक बार इसे। टेलीविजन पर खबर कितने हिस्सों में बटी होती है? 2, 3, 4 या 6? जो उत्तर है हमारे पास वो दिया है 2। आप लोगों ने बताया है 3। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। बस एक मिनट देख रहे हैं कि क्योंकि बीच में आया भी था,
समाचार लेखन, वो इंट्रो, बॉडी और समापन, वो उसमें था। तो टीवी में वैसे तो 6 चरण में, मतलब जो लगभग 7 चरण दिखाए थे जिसमें खबर पहुंचती है। अब यहाँ है कि खबरों को कितने हिस्सों में बांटा जाता है। हम्म, दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहाँ से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। ठीक है जी? तो इसलिए इसका सही उत्तर 2 ही होगा। ठीक है जी? एक जिसमें एंकर बता रहे हैं और दूसरा जो दृश्य वाला। तो ये हो गया 42वां। तो 43वां, कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाए जाने वाली खबर को ड्राई एंकर, फोन इन, ब्रेकिंग न्यूज़ या एंकर बाइट कहा जाता है। तो ये हमारे पास इसका उत्तर आ जाता है ब्रेकिंग न्यूज़। तो सतीश जी ने भी, शांति जी ने भी, मीना जी ने भी और बंटी जी ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। अब आते हैं प्रश्न 51 पर, जिसका उत्तर दिया था पिंकी जी ने। अगर जुड़े हैं पिंकी जी तो अब आपके प्रश्न पर आ गए हैं जो आपने जिसका उत्तर दिया था। रेडियो और टेलीविजन के लिए सरल भाषा का प्रयोग क्यों करना चाहिए? दर्शकों के उच्च शिक्षित होने के कारण, दर्शकों के मध्यम वर्गीय होने के कारण, या दर्शकों में अनपढ़ और गरीब भी शामिल होने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी तो नहीं आएगा। दर्शकों में अनपढ़ और गरीब भी शामिल होने के कारण। अब गरीब शब्द चलो अच्छा नहीं लगता, पर अब यहाँ गरीब का मतलब पता नहीं क्या ले लिया होगा। हाँ, अनपढ़ होते हैं, ये हम मान सकते हैं। अब जरूरी नहीं जो बंदा गरीब है वो अनपढ़ भी होगा। पर चलो, इसमें भावनाओं में नहीं बहना, क्योंकि मुद्दा यही है कि संदर्भ क्या है। पर फिर भी अगर यहाँ संदर्भ की भी बात करें तो गरीब शब्द इसमें होना नहीं चाहिए, पर फिर भी दर्शकों में अनपढ़ लोग शामिल होते हैं। तो 51 प्रश्न का ग होगा। 52वां प्रश्न, सरल भाषा लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? वाक्य छोटे होने चाहिए, वाक्य सीधे और स्पष्ट होने चाहिए, वाक्य स्पष्ट और लंबे होने चाहिए, या फिर विकल्प घ जिसमें क और ख दोनों रखे गए। तो 51 का जिन्होंने ग दिया है बिल्कुल सही है शांति जी। बंटी जी ने 52वें का घ दिया है, बिल्कुल सही। तो वाक्य छोटे होने चाहिए, सीधे और स्पष्ट होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 44वां, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर, शांति जी आपने शब्द दिया था रिपोर्टर, वो आ ही गया इसमें। मतलब संवाददाता को करस्पॉन्डेंट तो कहते हैं, रिपोर्टर भी कह लेंगे, जो रिपोर्ट प्रेजेंट करे। तो एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर बिना दृश्य के जो सूचनाएं देता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ड्राई एंकर, फ्लैश न्यूज, लाइव, या एंकर बाइट। 45वां है फोन इन क्या है? अब ये फोन इन, ड्राई एंकर, फ्लैश न्यूज, जब हमने ये सत्र शुरू किया था तो सतीश जी आपकी ही कृपा से, क्योंकि आपने कहा, तो हमने थोड़ा देखा और उस पर चर्चा भी होगी, उल्टा पिरामिड के चक्कर में टेलीविजन की भी तो फायदा हो गया। तो इसलिए थोड़ा ज्ञान है अभी की क्या क्या चीजें हैं ये, तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं शुरू में। तो जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके मतलब जानकारी के लिए बता रहे हैं। फोन इन क्या है? सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई गई खबर, एंकर द्वारा सीधे सीधे दर्शकों तक पहुंचाई गई खबर, एंकर द्वारा रिपोर्टर को किया गया फोन, या रिपोर्टर द्वारा एंकर को घटना स्थल से फोन द्वारा बताया गया समाचार। क्योंकि है ये क्या, फोन इन। प्रश्न 46वां, एंकर विजुअल क्या है? घटना के दृश्य के आधार पर प्रसारित खबर, रिपोर्टर द्वारा फोन से बताई गई खबर, सबसे मुख्य खबर, या सबसे अंत में प्रसारित खबर। तो अब प्रश्नों के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो 44वें प्रश्न का जो हमारे पास उत्तर है, 44th का, वो है विकल्प का ड्राई एंकर, जो सीधी जानकारी देते हैं दृश्य के हिसाब से। 45वां फोन इन क्या है? उसका उत्तर है हमारे पास घ। बंटी जी ने सही उत्तर दिया 45वें का, रिपोर्टर द्वारा एंकर को घटनास्थल से फोन द्वारा बताया गया समाचार। और 46वें का उत्तर आ जाता है हमारे पास क,
एंकर विजुअल, घटना के दृश्य के आधार पर प्रसारित खबर। प्रश्न 53, रेडियो, टीवी आदि के लिए समाचार लिखते समय उपर्युक्त निम्नलिखित हस्ताक्षरित क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, या अधिकाधिक करना चाहिए। 54वां प्रश्न, समाचार लेखन में इनमें से किसका प्रयोग करना चाहिए? तथा, एवं, अथवा, किंतु का प्रयोग, विशेषणों, सामासिक एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग, अतिरंजित उपमाओं का प्रयोग। तो अतिरंजित हो जाते हैं, चाहे उसे अतिशयोक्ति कह ले, कुछ ज्यादा ही बढ़ाई चढ़ाई उपमाएं जो हैं। सतीश जी 46वें का भी सही उत्तर दिया आपने, 45वें का भी। मीना जी ने भी 45वें का सही उत्तर दिया। बंटी जी भी धड़ाधड़ उत्तर दिए जा रहे हैं और बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप प्रभु। पर 44वां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 44वें का क है, आपने ख दिया है। 45वें का घ आपने सही दिया है। मीना जी ने 53वें प्रश्न का जो उत्तर है, तो 53वें प्रश्न का उत्तर है ख। मीना जी आपने क दिया था, कोई बात नहीं। मुझे भी कोई पूछता तो कहाँ आना था, ये तो पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम बता रहे हैं। क्योंकि जिसके पास उत्तर माला होती है ज्ञाता वही है। ऐ, आप सभी माननीय हैं। अगर हल्के फुल्के मजाक में कोई बात इधर की उधर हो जाए तो अग्रिम माफी हम पहले कह देंगे। वैसे हम माफी मांगते हैं, हम कहते हैं माफ मत करिएगा, क्योंकि फिर गलती हो गई तो फिर से माफी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 53वें जो प्रश्न है उसका उत्तर ख है कि उपर्युक्त निम्नलिखित हस्ताक्षरित या क्रमांक इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 54वां, इसका उत्तर है ग, मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। और जी अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 46वां हो गया था, 47वां। तो 47वां आधा नीचे है, आधा फिर हम ऊपर लेकर जाएंगे। शांति जी उत्तरमाला है, इसलिए कहीं कहीं आपने देखा होगा जो टेलीविजन वाला प्रश्न आया था, हमने कहा था ना कि हमारे पास उत्तर है क। तो इसलिए दोबारा उसे पढ़ा फिर जांचा, क्योंकि पुस्तक है मुद्रित, कहें बात तो ये अ, माध्यम है, तो इसमें कुछ गलती भी हो सकती है छपाई में। तो उत्तरमाला तो है ये, तभी तो इतना आत्मविश्वास से हम चर्चा कर रहे हैं। पर डरे हुए भी रहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो उत्तर दिए हैं वो सही हो। यहाँ तो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो ये तो फिर एक पुस्तक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये भी हम उस वो ड्राइव वाले लिंक में अपलोड कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि 72 प्रश्न है, खत्म भी करने हैं। तो किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर प्रामाणिकता प्रदान करना क्या कहलाता है? फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, या ड्राई एंकर? आपको विकल्प बता देता हूँ 47वें के। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर प्रामाणिकता प्रदान करना क्या कहलाता है? फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, या ड्राई एंकर? ठीक है जी, ये रहा 47वें का
तो ये रहा एंकर बाइट और ड्राई एंकर। ठीक है जी। तो 47वें का प्रश्न दोबारा दोहराते हैं। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर प्रामाणिकता प्रदान करना क्या कहलाता है? फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट या ड्राई एंकर? और 55वां प्रश्न है, रेडियो तथा टीवी के समाचार लेखन की भाषा को शुद्ध रखने का उपाय क्या है? वाक्यों को छोटा रखना, वाक्यों में तारतम्यता हो। तारतम्यता मतलब एक अच्छा सा तालमेल हो, एक वाक्य में एक ही बात कहना, या उपरोक्त सभी। तो मीना जी ने 47वें का उत्तर दिया है ख। तो 47वें का जो उत्तर है सही वो है ग। एंकर बाइट, क्योंकि एंकर बाइट में आता है कि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट है, संवाददाता, वो बताते हैं, साथ ही साथ दर्शकों और जो विटनेस होते हैं उनसे भी प्रामाणिकता लेकर, तो वो एंकर बाइट होता है। ठीक है जी। तो सतीश जी आपने सही बताया, सही उत्तर दिया है इसका। तो एंकर विजुअल तो ऊपर ही है, घटना के दृश्यों के आधार पर प्रसारित खबर। अच्छा, 55वां जो है उसका सही है घ, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी बहुत अच्छा लगता है। मन होता है परीक्षाओं में जितने भी उपरोक्त सभी हैं सभी लगा दें, पर वही है, डर भी रहता है। तो मीना जी 55 का आपने सही उत्तर दिया, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं आगे। 56वां प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा नाम इनमें से क्या है? साइबर पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता या उपरोक्त सभी? सतीश जी ने सही उत्तर दिया 55 का। 57, अच्छा 57वां तो दिख नहीं रहा अभी, चलिए ऊपर कर ही लेते हैं। तो 57वां प्रश्न है, इंटरनेट वह टूल या औजार है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं सूचना के लिए, मनोरंजन एवं ज्ञान के लिए, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए, उपरोक्त सभी? आपसे अनुरोध करूंगा, चलो इमोजी एक तरीके हैं सम्मान प्रकट करने का, तो आप हमसे बड़े हैं या हमारे हम उम्र हैं तो हाथ मिलाइएगा, हाथ मत जोड़िएगा। ठीक है जी। तो क्योंकि इसको भी मैं क्लास नहीं कहता, सत्र कहता हूँ, एक परिचर्चा सत्र ही कहता हूँ, क्योंकि हम सभी या तो हम उम्र हैं या हमसे बड़े हैं कोई, या छोटे भी हैं तो दोस्त की तरह हैं। तो आगे 58वां प्रश्न, एक रिपोर्टर इंटरनेट का प्रयोग किस रूप में नहीं करता है? ईमेल के सहारे समाचार भेजना, समाचारों का प्रसारण करना, खबरों का सत्यापन और पुष्टिकरण करना, या समाचारों का संकलन करना? 56वें का उत्तर आया है ख। बंटी जी ने दिया है ख, मीना जी ने दिया है घ, शांति जी ने 57वें का दिया है घ, मीना जी ने भी, बंटी जी ने भी घ दिया है, सतीश जी ने 56वें का घ दिया है। तो 56वें का लगभग मुझे भी घ लग रहा है, फिर भी देखते हैं। घ ही है, क्योंकि साइबर, ऑनलाइन, वेब, ये सब इंटरनेट में जो भी इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि साइबर क्राइम शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो भी फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन और वेब। वेब है, व्हाट्सएप वेब भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 57वें का घ है, उसमें भी उपरोक्त सभी है, तो सभी साथियों ने सही उत्तर दिया उसका। सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत, सार्वजनिक, सब कुछ। 58वें का है, एक रिपोर्टर इंटरनेट का प्रयोग किस रूप में नहीं करता? समाचारों का प्रसारण करने के लिए। बिल्कुल सही, क्योंकि वो समाचार तो चैनल वालों को भेजेगा, हाँ वो प्रसारित कर दे तो अलग बात है। तो 58वें का हो गया ख। चलिए थोड़ा समापन पर पहुंच रहे हैं हम। 72 प्रश्न है, 70 बोले थे, 72 है, अभी देखे।
पत्रकारिता की दृष्टि से इनमें से किसे साइट पर देखा जा सकता है? पत्रकारिता की दृष्टि से इनमें से किसे साइट पर देखा जा सकता है? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस या उपरोक्त सभी? अब ये भी मुझे भी काफी सरल प्रश्न लग रहा है। इनमें से भारत की पहली साइट कौन सी है? सीफी, इंडिया इन्फोलाइन, रिडीफ डॉट कॉम या इनमें से कोई नहीं? इस भारत की पहली साइट से मुझे अभी अभी याद आया। कोई 10 दिन पहले एक गूगल अपडेट पढ़ा था। उसमें एक लड़की थी, भारत भारत की, शायद वो विदेश की पैदाइश है, भारत में रहती है, कुछ ऐसा ही, या पता नहीं, भारत की थी। तो ट्विटर का उन्होंने अकाउंट बनाया था। तो उन्होंने वो उस समय जब ट्विटर आया था उन्हें लगा पता नहीं चलेगा कि नहीं, बनाकर छोड़ दिया था। तो आज कहते इतने सालों बाद वो पता लगा कि हाँ, वो भारत की सबसे पहली, मतलब ट्विटर कस्टमर थी कह लो या यूजर थी। तो इत्तेफाक था क्योंकि पहली बार किसी ना किसी ने तो इस्तेमाल करना था, पर वो ट्विटर को इस्तेमाल करने वाली पहली लड़की थी। तो अभी मुझे नाम वगैरह याद नहीं है। तो 63वें का बंटी जी ने, शांति जी ने, मीना जी ने उत्तर दिया है घ। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सभी जो नाम हैं समाचारों के हमें पत्रकारिता के ऑनलाइन दिखते हैं। अच्छा, इनमें से भारत की पहली साइट कौन सी है? सीफी, इंडिया इन्फोलाइन, रिडीफ डॉट कॉम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका मीना जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, क्योंकि मीना जी, मैंने पहली बार ही पढ़ा है ये प्रश्न, कभी गौर ही नहीं किया इस पर। तो रिडीफ डॉट कॉम, सतीश जी ने 63वें का घ दिया है, बिल्कुल सही। बंटी जी ने 64वें का ग, बिल्कुल सही। सतीश जी ने भी 64वें का ग, बहुत बढ़िया। आ- आगे है 65वां। इनमें से कौन सा अखबार केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है? भास्कर, प्रभा साक्षी, जागरण, प्रभात खबर? तो जागरण के तो अपडेट खुद मैं भी पढ़ता हूँ, गूगल अपडेट आते रहते हैं। तो देखते हैं इसमें से उत्तर क्या होगा, पर पहले 66वां भी पढ़ लेते हैं। बीबीसी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कही जाती है क्योंकि यह सर्वाधिक कमाऊ साइट है, सबसे विश्वसनीय साइट है, यह इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चलती है, या यह पूरी तरह इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? अब बीबीसी शब्द ही बड़ा भारी है। जिस तरह से कोका कोला, पेप्सी है, भारत में भी कैंपा कोला चली थी, पर वो चली नहीं बेचारी। कई बार दुख होता है कि जो भारतीय उत्पाद हैं, चाहे मेक इन इंडिया ड्राइव चली, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो उससे वो मिला, एक बूम मिला भारतीय व्यापार को। तो चलिए बढ़ते हैं। 64वें का ग हो गया। 65वां हमारे पास है, इनमें से कौन सा अखबार केवल इंटरनेट, अच्छा अच्छा, देखिए प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से, मैंने भी नहीं ध्यान दिया इस पर। 65वें का दिया है बंटी जी ने ग, मीना जी ने ख, शांति जी ने दो दिए थे, चलो अभी आपने हटा दिए, मेरे ख्याल से ए और सी। प्रवीण जी, स्वागत है आपका, अभी अभी आप जुड़े हैं, बहुत खुशी हुई। आपने दिया 65वें का ख। ठीक है, तो प्रश्न असल था कि इनमें से कौन सा अखबार केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है, क्योंकि इंटरनेट बहुत ज्यादा तेज हो जाने के कारण आजकल हर कोई खबरी है, संवाददाता है। तो वो तो चलो अलग मजाक का हिस्सा है, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जागरण, भास्कर ये तो समाचार भी हैं, मतलब मुद्रित भी हैं। तो ये क और ख, तो क और ग तो होंगे ही नहीं, इतना मुझे भी विश्वास लग रहा है। तो इसका सही उत्तर है प्रभा साक्षी। तो प्रभात खबर, भास्कर, जागरण या इंटरनेट के अलावा भी उपलब्ध है। हाँ, शांति जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने भी पहले गौर नहीं किया, क्योंकि यही बात होती है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। तो ये चीजें अभी हमें सिखा रही हैं कि हाँ, परीक्षा में हमें भी रिलैक्स माइंड से ही प्रश्न पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ लेना है, मुझे भी। अच्छा, आगे 66वां था कि बीबीसी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कैसे है? तो प्रवीण जी ने उत्तर दिया ग, मीना जी ने दिया ग, जो कि
सही है, क्योंकि यह इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चलती है, इसलिए विश्वसनीय है। तो अपने आप ही वो विश्वसनीय हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं भी इधर उधर के प्रश्न डालूंगा तो विश्वसनीय नहीं बन पाऊंगा। मानदंड तो चलो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा। तो ये चीजें हैं। चलिए आगे आते हैं। 59वां प्रश्न, इनमें से इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन, इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान, और घ, जिनमें ख और ग दोनों लिखे हैं। 60वां प्रश्न, इस समय विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सतीश जी 65वें का बिल्कुल सही उत्तर दिया। शांति जी, हाँ, दोबारा पढ़ के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। 59वें का आपने दिया है घ, मुझे भी घ लग रहा है। और घ ही सही है, क्योंकि खबरों का प्रकाशन भी हो रहा है, आदान प्रदान भी हो रहा है। बंटी जी ने भी सही उत्तर दिया। सतीश जी ने भी 66वें का सही दिया। मीना जी ने 67वें का। तो मीना जी अभी 67वें पर आएंगे, क्योंकि अभी 59, 60 और 61 चल रहा है। तो अभी उस पर पहुंच रहे हैं। तो 61वां प्रश्न है, सही अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? सन 83 से 90 के बीच, 85 से 95 के बीच, 83 से 2000 के बीच, या 83 से 2002 के बीच? तो 59वें का तो उत्तर हो गया घ। 60वें का उत्तर है ग, कि इस समय विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। शांति जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मीना जी ने भी सही दिया 60वें का। और 61वें का हमारे पास आ जाता है घ। सन 1883 से 2002 के बीच के समय को सही अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत माना जाता है। सन 1883 से 2002, यह वाला सही है। अब आते हैं 67वें प्रश्न। 61वें का अलग अलग उत्तर आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा वेग सा भी है, इसको पकड़ना भी मुश्किल है। पर जो हमारे पास उत्तर है वो यही है, 1883 से 2002। अब 67वां प्रश्न है, अनुभूति अभिव्यक्ति हिंदी नेस्ट क्या है? अनुभूति अभिव्यक्ति और हिंदी नेस्ट क्या है? मीना जी ने उत्तर दिया था बीच में 67वें का, हाँ, क। तो देखते हैं, इंटरनेट साइटें, समाचार पत्र, साहित्यिक पत्रिकाएं, या समाचारों से जुड़ी पत्रिकाएं? आप में से किसी ने बताया नहीं था, मैंने पूछा भी था बीच में कि इतना आपको स्पष्ट दिखाई देता है? क्योंकि कई बार जूम करने की आवश्यकता होती है। असल में ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है ना, तो मैंने कहा चलो दोनों प्रश्न देखें। फिर भी आपको अगर लगे कि वो पढ़ा नहीं जाता स्पष्ट, तो कृपया बता दीजिएगा, क्योंकि आपकी आंखों पर मुझे इतना दबाव नहीं डालना है कि नुकसान हो उसका। क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि आप लोग जुड़े हैं। 68वां प्रश्न है, किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? माध्यमों को, लेखक को, जनता को, या बाजार को? 59वां प्रश्न है, आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? अखबार, रेडियो, टेलीविजन, या सिनेमा? ऐसा प्रश्न शुरू में भी आया था। हाँ, वो था जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? उसमें था इंटरनेट, रेडियो, दूरदर्शन, मुद्रित माध्यम। चलिए, अब है आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है अखबार, रेडियो, टेलीविजन, या सिनेमा?
चलिए, तो 67वां जो प्रश्न है उसका उत्तर है ग, साहित्यिक पत्रिकाएं। 67वां प्रश्न था अनुभूति अभिव्यक्ति हिंदी नष्ट क्या है, तो ये साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स हैं, लिटरेरी। मीना जी ने ग कहा था। बंटी जी धन्यवाद। मैं पढ़ नहीं पाया पहले जूम का, तो कर दिया है। या पहले कह देते मुझे और खुशी होती, क्योंकि अब समापन की ओर है हम। मैंने पहले कहा था पर किसी ने बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो 67वें का ग बताया है साथियों ने। 68वें का ग, 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 ग। शांति जी, सतीश जी, प्रवीण जी, बंटी जी। ठीक है, ग बताया आपने, तो ग है। तो किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में, तो जनता को, जनता जनार्दन। पर यहाँ जो हमारे पास उत्तर है वो क्या है, माध्यम। तो किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है, तो इसका जो सही उत्तर है, क्योंकि जनता को तो ध्यान में रखना ही है, पर हमारे पास जो माध्यम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा उपलब्ध है, यह भी मायने रखता है। तो अगर आपको इसको लेकर कोई शंका है, क्योंकि मुझे भी पहली नज़र में जनता ही लगी है, पर हमारे पास जो उत्तर है माध्यम, क्योंकि एक प्रश्न गौर करिएगा, जो ये पूरा, जो भी ये बहुवैकल्पिक प्रश्न है, यह है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो माध्यम कौन से हैं हमारे लिए, किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है, तो माध्यमों को ही रखेंगे। तो फिर भी आप, अगर आपके पास कोई तथ्य परक या तर्क परक कोई इसका वो हो, एक सबूत कह लें, तो वो आप बता सकते हैं। तो पर अभी लग रहा है कि हाँ, माध्यमों को ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि लेखक तो होंगे, बाजार भी होंगे, जनता बिल्कुल सही लगता है, पर वही है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है। तो मुझे लगता है इसका माध्यमों को क ही सही होगा। आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम, अखबार, रेडियो, टेलीविजन या सिनेमा। तो शांति जी ने बोला, सतीश जी ने, मीना जी ने, शांति जी ने, हाँ, बंटी जी ने, सभी ने क कहा है। तो आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम अखबार ही है, क्योंकि रेडियो आया है पर वो बाद में आया है। क्योंकि अखबार क्या है, मुद्रित, वो पीछे वाला जो पहला प्रश्न आया था उसमें भी मुद्रित था, पर अब यहाँ उसकी जगह अखबार आ गया है। तो ये शांति जी आपको दिख रही होगी उत्तर माला, साथ में ही है। तो इसको डाल देंगे, आप पढ़ लीजिएगा दोबारा पढ़ना हो तो। अच्छा जी, 70वां प्रश्न है, नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है। नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है, ये अपना सतीश जी आया था ना वो, नेट पहले भी। तो इंटरनेट, टेलीविजन या रेडियो या सिनेमा। इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो या सिनेमा। उस समय वो नेट था टेलीविजन वाले प्रश्न में, देखते हैं इसका क्या होता है। तो नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो या सिनेमा। 71वां प्रश्न है, हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ, आगे ब्लैंक से, भास्कर, जागरण, वेब दुनिया या प्रभा साक्षी। 72वां प्रश्न है, समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, 4, 5, 6 या 3। समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, 4, 5, 6 या 3। तो 70वें प्रश्न का जो हमारे पास उत्तर है वो है
सत्तर जी, अपना सतीश जी, 68 में का उत्तरमाला में क है, माध्यमों को। कहीं ना कहीं मुझे वो सही जच रहा है, क्योंकि जनता को तो ध्यान में रखना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हमारे पास कौन से माध्यम उपलब्ध हैं, मुझे लगता है पहले वो ही ध्यान में रखा जाएगा, फिर जनता बाद में आएगी। क्योंकि हम जनता से ही कहीं ना कहीं वार्तालाप या जो आदान प्रदान शब्दों का करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है फिर भी चलो देखते हैं इसको एक बार। आपको किसी तरह का भी अगर हमारे साथ संवाद करना हो, क्योंकि ये तो चलो सत्र हो गया, तो चैनल के ही अबाउट में व्हाट्सएप नंबर है हमारा। क्योंकि अभी उसमें दो नंबर हैं, तो एक कॉलिंग और वो सिर्फ व्हाट्सएप है, कॉल होता नहीं उससे। तो आप अपनी बात रख सकते हैं, कोई आपके पास कोई ज़रूरी किसी भी तरह का उत्तर माला को लेकर कुछ मान लो गड़बड़ी होती है, तो आप वो साझी कर सकते हैं हमारे साथ। तो 69वें का तो क हो गया अखबार। 70वें का आपने दिया है उत्तर ग, नेट साउंड किस माध्यम से। अच्छा नहीं, 70वें का ग, हाँ, पर 70वें का ख ही है, टेलीविजन। 71वें का है वेब दुनिया, हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ वेब दुनिया से। तो वेब दुनिया काफी साथियों ने सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, मतलब कभी पढ़ा नहीं है। तो सतीश जी ने भी 71वें का ग, प्रवीण जी ने भी ग, मीना जी ने घ, बंटी जी ने ग। तो लगभग सही उत्तर दिए हैं आप सभी ने। चलिए, और 72वां था समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं। ककार मतलब क, कि किस प्रकार के वो माध्यम है ना, जो भी जिनसे जो उसके आधार है। तो इसका जो 72वें का सही उत्तर है, आपने दिया सतीश जी ग, प्रवीण जी ने भी ग दिया, मीना जी ने भी ग, बंटी जी ने भी ग। तो इसका ग ही है, छ। चलिए, जो रह गए हैं वो भी करें। चलो एक ही प्रश्न रह, नहीं, हो गया सच, ठीक है, समाप्त हो गया। 72 प्रश्न थे, तो चर्चा सभी की हो गई। ओह, ये तो पता ही नहीं लगा समय का आप लोगों के साथ चर्चा करते हुए। मुझे लगा था 10 बजे खत्म करें, ये तो 10:15 हो गए। तो बहुत बहादुरी है आपकी कि आप भी बने रहे साथ में। सतीश जी, सही कहूँ तो मेरे लिए भी नई जानकारी है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे अपने विचार साझे किए थे कि मुझे भी तैयारी करनी है, तो मुझे ये सही लगा। अब बच्चों को तो पढ़ाते, मैंने कहा क्यों क्यों ना अपने हम उम्रों के साथ चर्चा की जाए। तो ये 72 प्रश्न थे आज के। तो धन्यवाद आप लोगों का भी कि आप जुड़े, तभी मज़ा आता है थोड़ा। तो अब बस वही है, थैंक्स वगैरह वो सब छोड़िएगा, क्योंकि धन्यवाद तो मेरी ओर से भी है, मुझे भी मज़ा आया। ठीक है जी। ये सतीश जी इसका भाव समझा दीजिए कि कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे। तो ये, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये ककार हो गए, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा, कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे। आपने शुरू में भी हाँ उल्टा पिरामिड भी स्पष्टीकरण दिया, वो काफ़ी फायदेमंद रहा। और ये भी मैं सोच ही रहा था कि क क्या हो सकता है। तो कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, बिल्कुल सही। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, 9 तक तो है, तो इसलिए मेरा प्रयास है कि क्योंकि आज साथी जुड़े हैं, तो कोशिश होती है सुबह दोपहर को 1 बजे और रात को तो पक्का ही मेरा प्रयास है कि सत्र लेने का, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो थोड़ा आराम से हो जाता है। तो धन्यवाद, आप लोग जुड़े, काफ़ी आनंद आया हमें। तो मिलते हैं ईश्वर की कृपा से कुछ बढ़िया लेकर, जिसके कारण आप आकर्षित हों सत्र में जुड़ने के लिए। तो बंटी जी, बहुत हमारा भी सौभाग्य है कि हाँ, अ, क्या कहते हैं, कि इस सत्र में जुड़कर आपको लाभ मिला, क्योंकि मुझे लगे काम के, इसलिए फ़ायदा हो गया। पुस्तक भी नई मंगवाई थी इसीलिए पुस्तकालय में, कि शायद कुछ नया एडिशन आया हो,
क्योंकि तैयारी भी कर रहे हैं साथ ही, तो ये थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। बाकी हाँ, प्रश्न आए नहीं आए वो तो पता नहीं। व्याकरण पर काफ़ी सेशन किए हैं बंटी जी, असल में आप कभी जुड़ नहीं पाए शायद, या आप तक लिंक पहुंचा नहीं। प्लेलिस्ट है ये पीजीटी वाली ही, तो व्याकरण के काफ़ी सेशन हो चुके हैं। तो मुझे था आपकी थोड़ा कुछ राइटिंग सेक्शन वगैरह का हो जाए। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद, शांति जी, सतीश जी, मीना जी, बंटी स्वरूप जी, प्रवीण जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप आराम कीजिए, हम भी निकलते हैं, मिलते हैं कल। तो अपना प्यार बरसाते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो आनंद आता रहेगा। चलिए, ध्यान रखिएगा आप सभी अपना। तो बंद करता हूँ मैं अब सत्र को। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत मज़ा आया, सही मायने में मुझे, कि आप लोग जुड़े। आप सभी का हृदय से आभार।